हेलो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम टोरॉइड पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पियर्स लॉ, राइट हैंड थंब रूल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड एंड आउटसाइड द सोलेनोइड देखा था। आज हम टोरॉइड पढ़ेंगे। टोरॉइड की वजह से टोरॉइड के अंदर है ना, टोरॉइड की बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोरॉइड होता क्या है। सोलेनोइड जैसा हमने पढ़ा था, सोलेनोइड एक लीनियर रूप में होती है, रेखीय रूप में। ये कोई बेलनाकार पेपर का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ कोई भी बेस है, जिसके ऊपर बहुत सारे टर्न लपेट देते हैं और लपेटने के बाद इसमें करंट आई फ्लो करवाएंगे। तो हमने देखा था, यदि ये आइडियल सोलेनोइड है तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू म्यू नोट एन इंटू आई निकल के आई थी। यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इकाई लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है, आई इसमें फ्लो होने वाली करंट है और म्यू नोट परमेबिलिटी है, निर्वात की परमेबिलिटी। यदि मीडियम निर्वात है तो निर्वात की परमेबिलिटी रखेंगे, अदरवाइज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी रखेंगे। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है म्यू नोट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या है? सापेक्षिक परमेबिलिटी या रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, ये हर मीडियम के लिए फिक्स होती है, किसी के लिए 2, 4, 5, 7 कितनी भी हो सकती है। और निर्वात और एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, यूनिट हेनरी पर मीटर। म्यू की भी यूनिट हो गई हेनरी पर मीटर और म्यू आर जो है यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब टोरॉइड पढ़ने वाले हैं तो टोरॉइड में क्या करना है, सोलेनोइड के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को घुमा के आपस में और दोनों को मिला दो तो टोरॉइड बन जाती है। तो देखो ये मैंने टोरॉइड बनाई। ठीक है, दोनों पॉइंटों को घुमा के मिला दिया, टोरॉइड बन गई। करंट आई एंटर कर रही है, करंट आई वापस आ रही है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन। ठीक, ओके। अपने को 3 पॉइंट लेने हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। एक तो यहाँ ले लेते हैं, एक इस टोरॉइड के अंदर कहीं यहाँ पर ले लेते हैं और एक इस टोरॉइड के बाहर कहीं यहाँ पर ये ले लेते हैं। नाम दे देते हैं, इसको P, इसको Q और इसको R। इन 3 पॉइंटों पर इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन अपने को करनी है। ओके, तो एम्पियर्स लॉ याद होगा, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा है एम्पियर्स लॉ। उस पॉइंट को कवर करते हुए अपने को एक सर्किल बनाना है। ठीक है, उस सर्किल को अंदर कितनी करंट है उसके बेस पर एम्पियर साहब ने एक लॉ दिया था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इजकस टू म्यू नोट आई इनसाइड। एम्पियर लूप के अंदर कितनी करंट है वो आई इनसाइड कहलाती है। सबसे पहले अपन पी पॉइंट पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस पी पॉइंट को इंक्लूड करते हुए, अर्थात इसको परिधि में रखना है ना, इंक्लूड करते हुए एक लूप बना लेते हैं ऐसे। ये हमने लूप बना लिया, इसको बोलेंगे एम्पियर लूप। क्या कहेंगे इसको? एम्पियर लूप। एम्पियर लूप। ओके, अब देखो आई इनसाइड निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कितनी करंट है? इस लूप के अंदर, एम्पियर लूप के अंदर करंट कितनी है? 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। एट पॉइंट P आई इनसाइड कितनी निकल के आई? 0। तो आई इनसाइड 0 है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल वैक्टर इजकस टू म्यू नोट आई की वैल्यू 0 पुटअप कर दो, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इजकस टू 0। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है? 0। अर्थात पॉइंट P पर, एट पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। तो B पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया। ओके, अब देखते हैं R पर।
कि आर पर कितना होने वाला है। ओके, देखिए तो आर पॉइंट पर निकालने के लिए आर पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक एम्पियर लूप बनाना है हमें, जो मैंने ये बना लिया है। ये आर पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक एम्पियर लूप बना लिया। ओके, इस एम्पियर लूप के अंदर आई इनसाइड, मतलब इसके अंदर कितनी टोटल करंट है इस लूप के अंदर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से करंट अंदर गई है, अंदर नीचे की तरफ गई है, यहाँ करंट बाहर की साइड में निकल के फिर करंट अंदर की साइड में गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को तो मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ क्योंकि अंदर की तरफ करंट गई है, और यहाँ करंट बाहर की तरफ निकल के आई तो मैं इसको डॉट से शो कर देता हूँ। इस तरीके से मैं इसमें कंप्लीट इसी तरीके से शो कर दूंगा, इसको क्रॉस, इसको डॉट, इसको क्रॉस, ऐसे ऐसे करके कंप्लीट कर लेता हूँ। डॉट और क्रॉस दिखाने से बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। चीज़ वही है, बस मैंने ये दिखाया है कि यहाँ करंट अंदर गई है, यहाँ से बाहर निकली, यहाँ अंदर गई है, यहाँ से बाहर निकली, जो टर्न में दिखा रखा है वही है। ओके, यदि करंट बाहर की तरफ आ रही है तो उसकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, जो करंट अंदर की तरफ जा रही है उसकी डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं जितनी करंट बाहर की तरफ आ रही है उतनी ही करंट, देखो ये सारे पॉइंट है ना, ये बाहर की तरफ आने वाली करंट है, अर्थात जैसे डॉट लगा के मैं ऐसे शो करता हूँ तो ये करंट बाहर की तरफ आ रही है, और ऐसे क्रॉस लगा के ऐसे शो करता हूँ तो ये मतलब करंट पेपर के अंदर की तरफ जा रही है, यूँ नीचे की तरफ, यूँ ये ऐसे देखो, ये पेपर की तरफ यूँ अंदर जा रही है, और ये डॉट का मतलब है यूँ करंट आपकी तरफ यूँ बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे बाहर की तरफ निकल के आ रही है। ओके, तो मैं बाहर की तरफ आने वाली करंट को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो अंदर की तरफ जाने वाली करंट नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो यहाँ जितनी करंट बाहर की तरफ आ रही है, ये जितने डॉट हैं इतने ही क्रॉस हैं, अर्थात जितनी करंट बाहर आ रही है उतनी ही करंट अंदर जा रही है। तो पॉइंट आर पर देखते हैं, एट पॉइंट आर according to Ampere's law, closed integrals of B dot dl is equals to mu naught I inside। इनसाइड कितनी करंट है ये देखना है। ओके, तो क्लोज इंटीग्रल्स ऑफ B डॉट dl वेक्टर है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो n पॉजिटिव मैंने बाहर आने वाली करंट को मानना है और उसकी वैल्यू है I1 माइनस n ही टर्न्स हैं, और जो अंदर की तरफ करंट जा रही है उसको मान लेते हैं I2। ठीक है, लेकिन माइनस क्यों लिया, क्योंकि यदि I1 को प्लस ले रहे हैं तो I2 को नेगेटिव लेना है, तो साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। ओके, वी नो दैट I1 इज इक्वल्स टू I2, अर्थात जितनी करंट अंदर जा रही है उतनी ही करंट बाहर आ रही है। ओके, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नोट n इंटू I1 माइनस I2 की जगह भी I1 रख देंगे, तो ये वैल्यू कितनी होगी, म्यू नोट इंटू 0। क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू 0, अर्थात B की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0। तो R पॉइंट पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी I इनसाइड 0 हो जाती है, इसलिए B की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो दो पॉइंट पर निकाल ली, P पॉइंट पर और R पॉइंट पर। P पॉइंट पर तो देखा कि ये सर्किल जो अपन ने बनाया है, लूप बनाया है एम्पियर लूप, इसके अंदर कोई करंट है ही नहीं। और R पॉइंट पर हमने देखा कि जितनी करंट बाहर की तरफ निकल के आ रही है सेम उतनी ही करंट अंदर की तरफ जा रही है, अर्थात जितनी पॉजिटिव करंट है उतनी ही नेगेटिव करंट है। इसका मतलब टोटल करंट कितनी हो गई, 0। इसलिए R पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। अब हमें कहाँ निकालना है, Q पॉइंट, यहाँ पर निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही एक एम्पियर लूप बनाएंगे जो इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए, है ना, बनाना है, अर्थात इस पॉइंट को लेते हुए ऐसे यूं करके एक सर्किल बना लेंगे और उसके अंदर कितनी करंट है, ठीक है, वो निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले एम्पियर लूप बनाते हैं। ये देखिए Q पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये Q पॉइंट है, नाम दिया हुआ है, इसको इंक्लूड करते हुए मैंने नीले कलर से डॉट 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 करके ये एक एम्पियर लूप बना दिया। ठीक है, इस एम्पियर लूप के अंदर करंट कितनी है ये बताओ, अंदर, बाहर की ये जो क्रॉस है ये तो बाहर हो गई, अंदर
इसके अंदर अंदर करंट कितनी है, ये जो डॉट 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 वाली है जो बाहर की तरफ आ रही हैं, ये करंट है। ओके, तो मतलब एक ही करंट है और करंट तो निकल के आएगी, ये बात ठीक होगी। इस सेंटर पॉइंट से इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, ये रेडियस ले लेते हैं और रेडियस मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आर, एम्पियर लूप की। ठीक है, रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। बाहर की साइड में जो करंट आ रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो थंब की डायरेक्शन में तो करंट को ले लेते हैं, करंट बाहर की तरफ निकल के आ रही है तो उंगलियों की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन बताएगी। तो ये अंगूठा देखो आपकी साइड में बाहर आ रहा है, तो ये जो उंगलियों की डायरेक्शन है यूं यूं ये घूमते हुए ये बी की डायरेक्शन शो करेंगे। अर्थात बी की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर देखें तो ऐसे होगी, ये इस सर्किल की जो एम्पियर लूप अपन ने माना है इसकी स्पर्श रेखी होंगी इस तरीके से बाहर की तरफ निकलते हुए ऐसे। ठीक है, ये पूरे लूप पर इसी तरीके से होंगी, ये होगी अपनी बी। ओके, ये हो गया अपना बी मैग्नेटिक फील्ड। तो बी के बीच में और डीएल कोई इस लूप के ऊपर अपन ने एक छोटा सा ये पोर्शन ले लिया, कोई भी कहीं भी ले लो, यहाँ लेंगे तो जैसे ये एक छोटा सा पोर्शन ले लिया और बी की डायरेक्शन इसकी स्पर्श रेखी है, तो इस डीएल और बी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना निकल के आएगा यहाँ, 0 डिग्री। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ओके, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी एल कोस थीटा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, म्यू नॉट आई इनसाइड कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एक टर्न के अंदर करंट आई है तो टोटल करंट कितनी होगी, एन इंटू आई। ठीक है, यहाँ देखो एक डॉट में जो करंट बाहर निकल रही है वो आई करंट है और टोटल ये डॉट कितने हैं, एन है, तो टोटल करंट कितनी होगी, एन इंटू आई। 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, ऐसे ही करते करते कितने टोटल हैं, एन, तो एन आई हो गई। तो टोटल करंट इनसाइड किसके, इस लूप के, ये जो मैंने नीले कलर से बनाया ना इसके अंदर, तो यही करंट है डॉट डॉट वाली, क्रॉस वाले तो बाहर रह गए इसलिए करंट आ रही है अपने पास, है ना। तो म्यू नॉट इंटू एन आई। ओके, एंगल अभी मैंने बताया, एंगल कितना डिग्री आ गया, 0 डिग्री। किस किस के बीच, बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल, और कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई तो उसको छोड़ दिया 1 को, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। यहाँ एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, यहाँ एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, पर यूनिट टर्न नहीं है ये, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, अब बात है डीएल की, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल कितनी होगी, देखो यहाँ से देखने पर समझ में आएगी। डीएल का मतलब होता है छोटी सी लेंथ। ये जो लूप है ना एम्पियर लूप, अपना एम्पियर लूप जो नीले कलर से बना है, इस पे छोटे छोटे टुकड़े लूल डीएल और उनको सब जोड़ते हुए चले जाओ, ये डीएल फिर ये डीएल, छोटे छोटे लेको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक जोड़ते हुए आना है। तो ये पूरी लेंथ आ गई कि नहीं आ गई, और ये क्या है, वृत्त की परिधि। कौन से वृत्त की परिधि, जिसकी रेडियस आर है, यहाँ से लेके और इस एम्पियर लूप तक की, यहाँ तक की जो रेडियस है वो आर है। तो परिधि की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर। तो एल बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। तो क्लोज इंटीग्रल क्या निकल के आया, 2 पाई आर। तो बी इंटीग्रल ऑफ डी एल कितना हो गया, 2 पाई आर, जहाँ आर क्या है, एम्पियर लूप की रेडियस, अर्थात जिस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी, इजकस टू म्यू नोट एन इंटू आई। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालनी थी, तो b इजकस टू आ गया म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और यूनिट क्या हो गई, टेस्ला कहें या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर कहें, एक ही बात है। ओके, अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। सोलेनॉइड के अंदर
सोलेनोइड में जो फॉर्मूला आया था वो आया था B इजकस टू म्यू नोट एन इंटू आई, लेकिन वहाँ जो एन था वो स्मॉल एन था, यहाँ कैपिटल एन है। क्या अंतर है? कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न और स्मॉल एन लेते हैं पर यूनिट टर्न, इकाई लेंथ में कितने टर्न है वो है। तो वहाँ हमने देखा था कि एन इजकस टू लिखा था अपने एन कैपिटल डिवाइड बाई एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टोटल लेंथ। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो यहाँ टोटल लेंथ जो है एम्पियर लूप की वो कितनी है? 2 पाई आर। ओके, ये एम्पियर लूप की लेंथ है। हमें किसकी चाहिए? सोलेनोइड की लेंथ। ये एल क्या था? सोलेनोइड की लेंथ थी। ये जो मैंने एक बार फिर बता दूं आपको, ये कोई सोलेनोइड है, इस पे कितने टर्न हैं? टोटल टर्न वो तो थे कैपिटल एन। यहाँ से और यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है उसको अपन ने कहा था एल। ठीक है, तो स्मॉल एन इजकस टू था कैपिटल एन डिवाइड बाई एल। इसी तरीके से अभी जो अपन ने टोरनोइड बनाई है, उस टोरनोइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है? ये कोई टोरनोइड है। ठीक है, तो इसमें जो टर्न है ये देखो, इसमें टर्न है वो तो टोटल है एन, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? देखो, वो जो अपन ने स्मॉल आर मानी थी वो तो इसके अंदर कहीं रेडियस थी यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ अपन ने एम्पियर लूप बनाया था। अब लेकिन इस टोरॉइड की लेंथ कितनी है? उसके लिए जो मेरे को रेडियस लेनी होगी वो रेडियस लेनी होगी यहाँ तक की। तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? इसको यदि अपन कैपिटल आर कहें, ये स्मॉल आर है तो इसको कैपिटल आर कहेंगे। लेकिन अपन अजम्पशन क्या करते हैं कि ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ आपको नज़र आ रही है ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। उस केस में आर को अपन लगभग मान लेते हैं कैपिटल आर के बराबर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग बराबर है इसके। तो अपन इस टोरनोइड की जो लेंथ मान लेते हैं वो 2 पाई आर ही मान लेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितनी है? 2 पाई कैपिटल आर, अर्थात कैपिटल आर कहाँ है? सेंटर पॉइंट से और यहाँ तक की त्रिज्या, और स्मॉल कहाँ? स्मॉल आर यहाँ से लेके और इसके जहाँ भी आपको जिस पॉइंट पर भी चाहिए वहाँ तक की त्रिज्या। लेकिन यदि ये विड्थ बहुत कम है उस केस में इन दोनों को बराबर मान लेते हैं और टोरनोइड की लेंथ टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो परिधि है वो होगी 2 पाई आर। तो स्मॉल एन बराबर यहाँ भी क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन, टोटल लेंथ जो पहले एल मानी थी यहाँ होगी एल की वैल्यू 2 पाई आर। यदि ये दोनों बराबर हैं तो स्मॉल आर ही लिख सकता हूँ, 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ यदि इस फॉर्मूले में कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर की जगह में स्मॉल एन रख दूँ तो बी की वैल्यू यहाँ भी म्यू नोट एन इंटू आई ही निकल के आ जाएगी। और यहाँ एन क्या है? अगेन पर यूनिट टर्न में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी अपनी टोरॉइड से रिलेटेड कोई सेम फॉर्मूला आ गया, म्यू नोट एन आई, आप याद रख सकते हैं। और यदि एन की जगह अपने को वैल्यू रखनी हो तो अपने को पता है कि एन क्या है? पर यूनिट लेंथ का टर्न है, तो टोटल टर्न एन और लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। ये वापस आप इसमें पुटअप कर देंगे, पुटअप करने के बाद में यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, नथिंग। तो याद रखने वाले पॉइंट क्या है? सोलेनोइड हो या टोरॉइड, दोनों के ही बाहर कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आप क्या बताएंगे? जीरो। बाहर हमेशा जीरो, अंदर है तो दोनों ही केस में फॉर्मूले निकल के आ रहा है म्यू नोट एन आई। यहाँ जो एन है वो स्मॉल एन है, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है वो बताता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लॉरेंट्ज़ फोर्स के साथ।